साइंस में डेमोक्रेसी या लोकतंत्र एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा शब्द है जो आप कुछ भी पढ़ेंगे तो वो शब्द बार बार आता है। आम लोगों की ज़िंदगी में भी आपको डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जमहूरियत ऐसे अल्फाज बार बार सुनने को मिलते हैं। विपक्षी पार्टियां कहती हैं सरकार जो है वो जनता के हक में काम नहीं कर रही है और लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है। सरकार दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों पर इल्ज़ाम लगाती है कि विपक्षी पार्टियां बहुत दिनों से देश पे राज कर रही थी और उसने लोगों की भलाई नहीं की और लोकतंत्र जो है उसको पहले कमज़ोर किया। नई सरकार लोकतंत्र को मजबूत कर रही है। बहुत सारे देशों में जहाँ पे रूलर्स, डिक्टेटर होते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि मेरा जो राज्य है, मेरी जो हुकूमत है, ये डेमोक्रेसी पे बिलीव है। तो हर इंसान, हर पॉलिटिकल सिस्टम आजकल अपने आप को डेमोक्रेसी का रखवाला कह रहा है ना। और आप देखेंगे कि आज के दौर में अगर आप बाहर जाएं और लोगों से इंटरव्यू करें, उनसे पूछें सर आप डेमोक्रेसी चाहते हैं या डेमोक्रेसी नहीं चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोग कहेगा, लगभग सब लोग कहेगा कि हाँ हम सब डेमोक्रेसी को चाहते हैं, हम सब डेमोक्रेसी के सपोर्टर हैं। लेकिन जब सब लोग डेमोक्रेसी को चाह रहा है फिर भी डेमोक्रेसी अभी भी मजबूत नहीं हो पाया है। तो आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के जो आप लोग स्कॉलर हैं, स्टूडेंट हैं, आपके लिए डेमोक्रेसी को पढ़ना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान इस अर्थ में कि इस पे चर्चा हर जगह होती है। डेमोक्रेसी क्या है, तो डेमोक्रेसी जनता की सरकार है। डेमोक्रेसी क्या है, तो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है ना। कुछ ऐसे जुमले हैं, कुछ ऐसे डेफिनेशन है जो हम इसको रट चुके हैं। लेकिन ये भी है कि डेमोक्रेसी अगर इतनी ही मजबूत अगर होती या डेमोक्रेसी इतनी मजबूत हो गई होती तो ज़्यादातर लोग आज भी साफ पानी पीने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए दर दर की ठोकर नहीं खाते। तो ये भी दिलचस्प बात है कि हर कोई लोकतंत्र का रखवाला अपने आप को कह रहा है, हर कोई कह रहा है कि मैं लोकतंत्र का बहुत बड़ा मुहाफिज हूँ। लेकिन ये लोकतंत्र ऐसा लोकतंत्र जिसमें लोग जेल में भी जा रहे हैं, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना, लिखना, समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये हर जगह भी है लेकिन इसके अलग अलग माने हैं, है ना। तो आज के क्लास में हम बात करेंगे कि डेमोक्रेसी है क्या। सबसे पहली बात आप याद रख लीजिए कि डेमोक्रेसी जो है ये पिछले 200 सालों से या 100 सालों से जिस फॉर्म में हम डेमोक्रेसी को आज देख रहे हैं वो तभी ये डेमोक्रेसी उभर के आया है। अब आप कहेंगे कि सर लेकिन हमने तो सुना है कि एंशिएंट टाइम में भी डेमोक्रेसी थी, हमने सुना है एथेंस में डेमोक्रेसी थी। हाँ, एथेंस में भी डेमोक्रेसी थी, लेकिन उस ज़माने की डेमोक्रेसी और आज के डेमोक्रेसी में बहुत अंतर है। नाम के लिए डेमोक्रेसी हो सकती है, लेकिन अगर असल मानों में आप देखेंगे तो पहले की डेमोक्रेसी और अभी की डेमोक्रेसी में बहुत फ़र्क है। मिसाल के तौर पे जो ग्रीक सोसाइटी जो थी, वहाँ पे जो डेमोक्रेसी का जो फॉर्म था, वहाँ पे क्या था कि वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। क्या था वो? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब आप पूछेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि जहाँ पर जनता एक पॉपुलर असेंबली के तौर पे जमा होती है और अपने फैसले लेती है और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भाग लेती है और पॉलिसी साजी करती है। अब आम शब्दों में आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि रामलीला मैदान है, वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए, उस शहर के लोग, उस सिटी स्टेट के लोग, और उन्होंने कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया, कुछ डेलिब्रेशन किया, कुछ बातचीत की, कुछ स्पीच दिए, कुछ भाषण दिए, कुछ किसी सवाल पे कुछ पॉलिसीज़ बनाई। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और हमारे दौर में जो 20वीं सेंचुरी में या आज के दौर में जो डेमोक्रेसी है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, वो एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है।
अब आप कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का क्या मतलब हुआ? तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि जैसे भारत को ले लीजिए, तो अगर भारत में मान लीजिए तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, 120 या 130, कितनी पॉपुलेशन है भारत के में? 142, 140 करोड़ के करीब में अगर लोग हैं, तो 140 करोड़ लोग पार्लियामेंट के अंदर में नहीं जाते हैं पॉलिसी साजी करने के लिए। हर इलाके से एक एक प्रतिनिधि चुना जाता है, वो इलेक्ट किया जाता है, और वही 543 मेंबर्स जो चुन के जाते हैं वही वहाँ पे पॉलिसीज बनाते हैं। तो हमारे यहाँ या आज के आधुनिक दौर में जो डेमोक्रेसी का फॉर्म है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का फॉर्म है, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फॉर्म नहीं है। अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फॉर्म होता तो कुछ इस अंदाज में होता कि पूरे भारत के लोग कहीं रामलीला मैदान में या कहीं गांधी मैदान में, है ना, या कहीं परेड ग्राउंड में इकट्ठा होते और वहाँ पे पॉलिसी साजी करते, वहाँ पे नीतियाँ बनाते। तो पहली बात ये है कि ग्रीस के ज़माने में जो डेमोक्रेसी थी और आज जो डेमोक्रेसी है उसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात याद रखना है कि आज की जो डेमोक्रेसी है इसमें इनकम, यानी आपके पास कितना पैसा है, आपकी जाति, आपका कास्ट, आपका सेक्स, आपका जेंडर, आपका रिलीजन, आपका रीजन, इस पे ध्यान न देते हुए सबको वोटिंग के अधिकार दिए जाते हैं, है ना। सबको एक वोट देने का अधिकार है। सिर्फ 2 ही लोगों को एक्सक्लूड किया जाता है आज में, एक माइनर, जो बच्चे हैं, जो अभी जवान नहीं हुए हैं, जो अभी एडल्ट नहीं हुए, और दूसरे वो व्यक्ति जो व्यक्ति विदेशी हैं, विदेशी लोग वोट नहीं डालता है, और जो माइनर होते हैं वो वोट नहीं डालते हैं। बाकी सबको वोट डालने के लिए इजाज़त है, और सबके वोट की कीमत भी उतनी ही है, एक ही वोट है, चाहे कोई रिक्शा खींचने वाला हो या कोई व्यक्ति जो है कोई करोड़पति हो, सबके वोट की कीमत एक ही है। लेकिन ग्रीस के ज़माने में क्या था, ग्रीक में ये होता था, वहाँ पे महिलाओं को, स्लेव को यानी गुलामों को, महिलाओं को और जो विदेशी थे उनको बाहर कर दिया जाता था। उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भाग नहीं दिया जाता था, यानी वो सिटीजन नहीं थे, वो नागरिक नहीं थे। तो ग्रीक सोसाइटी में नागरिक का जो नागरिक समूह था वो बहुत बड़ा था या छोटा था? छोटा था। और आज हमारा नागरिक समूह बड़ा है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें जो बच्चे हैं, जो अभी जवान नहीं हुए हैं या जो विदेशी हैं वही बाहर होते हैं, बाकी सब लोग इसमें शामिल हो जाता है। अब भारत में वोटर्स की इतनी तादाद है जो यूरोप की पूरी आबादी से ज़्यादा है। भारत में वोटर्स की तादाद इतनी है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आबादी से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा है। तो हमारे देश में बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में वोटर्स हैं, और इतने लोग चुनाव में भाग लेते हैं, और इसीलिए इंडियन डेमोक्रेसी को एक बहुत ही लार्ज और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता था। तो अब आप जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कि डेमोक्रेसी भी है, वो भी एक जिस तरह से छोटा बच्चा होता है, जिस तरह से छोटा पौधा होता है कि आज उसमें 1 पत्ती निकलती है, 2 पत्ती निकलती है, और 10 साल के बाद उसमें से फल निकलते हैं, उसी तरह डेमोक्रेसी भी है। पिछले 25 सालों से ये इवॉल्व कर रहा है ना, ये आ रहा है। और ज़्यादातर डेमोक्रेसी में विकास जो है पिछले 200 या 300 सालों में हुए हैं। ग्रीक सोसाइटी में डेमोक्रेसी थी, लेकिन आज की डेमोक्रेसी से वो नाम में भले मिलते हैं, लेकिन उनके काम जो थे, उनका जो प्रोसेस था वो अलग था। वहाँ पे सिटीजन थे बहुत कम, मुट्ठी भर लोग थे, और जो सिटीजन नहीं थे वो ज़्यादा तादाद में थे। आज क्या है, सिटीजन ज़्यादा हैं और नॉन सिटीजन कम हैं। महिलाओं को और स्लेव को उस ज़माने में एक्सक्लूड किया जाता था। आज किसी को भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर या पैसे और आमदनी और रुपया और प्रॉपर्टी के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। महिलाओं को भी वही वोट देने का अधिकार है जितना मर्दों को वोट देने का अधिकार है। अब दूसरी बात याद रखिए, कई बार क्या होता है कि जब अंग्रेज़ी हुकूमत भारत में आई, तो अंग्रेज़ी हुकूमत जब भारत में आई तो उन्होंने भारतीयों को कहा कि आपको रूल करने नहीं आता है ना, आपको पता नहीं है सेल्फ गवर्नेंस क्या होती है, सेल्फ रूल के बारे में आपको पता नहीं है, तो हम आपके लिए रूल करेंगे, है ना, हम आपको शासन देंगे, आपको शासन चलाने नहीं आता है। तो बाद में जब भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में जो लोग पढ़े लिखे हिंदुस्तानी, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, केपी जायसवाल और बाकी स्कॉलर ने लिखी, और उन लोगों ने कहा नहीं, ब्रिटिश हुकूमत आप गलत हैं,
हमें शासन चलाने आता है, क्योंकि हमारे देश में हजारों हजार साल पहले गणराज्य था, रिपब्लिकन सिस्टम था। और इसी बातों को आगे बढ़ाकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे देश में अंग्रेज से आने से पहले भी डेमोक्रेसी थी, है ना, 1000 साल 2000 साल पहले थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें कई बार हमारे ऊपर जिस तरह के गलत इल्ज़ामात थोपे जाते हैं, उपनिवेशवादी जो इल्ज़ाम हमारे ऊपर थोपे जाते हैं, हमारी हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश की जाती है, हमें कलंकित करने की कोशिश की जाती है, तो कई बार हम क्या होता है उसके रिएक्शन में हम कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो कि हिस्टोरिकल तौर पे सही नहीं है। तो हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ 2000 साल या 3000 साल पहले आई है, तो जो डेमोक्रेसी तो हमारे यहाँ 1947 में आई है ना। सबको वोट देने का अधिकार तो 1952 के आम चुनाव के बाद हुआ है। लेकिन हम सिर्फ दूसरों को खामोश करने के लिए कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, हमारे एंशिएंट टाइम में भी सबको वोट देने का अधिकार था, तो ये हिस्टोरिक तौर पे ये बातें सही नहीं है। ये भी बात उसी तरह से गलत है जब अंग्रेज कहते हैं कि हमें रूल करने नहीं आता है। ऐसा नहीं है। भारत में एक से एक बड़े बड़े चक्रवर्ती और बड़े बड़े राजा हुए हैं, तो वो कैसे रूल करते थे। अशोका द ग्रेट हुए हैं, अकबर हुए हैं, वो लोग कैसे रूल करते थे। गुप्ता डायनेस्टी भी था, वो कैसे रूल किया, है ना, गुप्ता एम्पायर भी था। तो हमारे यहाँ रूलर्स रहे हैं। तो अंग्रेज भी गलत है जो कहते हैं कि अरे 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 तुम आप लोगों को तो रूल ही करने नहीं आता है, हिंदुस्तानियों को हम तुमको रूल करना सिखाएगा, है ना, हम तुम्हारे लिए रूल करेगा, तुमको रूल करना इंडियन को नहीं आता है। ये भी गलत है। और हम अंग्रेजों की बातों का जवाब देने के लिए हम बोले अरे हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी 3000 साल से पहले थी, महिलाओं को सब वोटिंग के राइट्स थे, हमारे यहाँ तो किसी चीज की कमी नहीं। ये भी आर्गुमेंट एक तरह से हिस्टोरिकली सही नहीं है। इसी बात से जोड़ते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं वो किसी एक देश में नहीं उभरे हैं, बल्कि अलग अलग देशों में उभरे हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि हम जो हैं हम सब समाज से सीखते हैं। ऐसा नहीं कि एक समाज बहुत ही आगे है और दूसरा समाज सिर्फ पीछे है। ऐसा नहीं है कि एक समाज सिर्फ पाने वाला है और दूसरा समाज देने वाला है, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी के जो भी फीचर्स हैं आप देखोगे कि डेमोक्रेसी के फीचर्स, एक फीचर एक कंट्री में उभरे तो दूसरे देशों ने उसको अपना लिया, कोई और फीचर किसी दूसरे कंट्री में हुए तो उसको लोगों ने अपना लिया। यानी डेमोक्रेसी एक संस्था जो आज दुनिया में सबसे बेहतर संस्था मानी जाती है, वो संस्था किसी एक देश की देन नहीं है कि अरे 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 हम तो कंट्री ये हैं हमने तुमको डेमोक्रेसी दिया। नहीं, पूरी दुनिया के अलग अलग देशों ने अपने अपने योगदान से डेमोक्रेसी को मजबूत किया और सबका योगदान है उसमें। अब मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूँ। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं वो क्लेम करते हैं कि हम ही ने डेमोक्रेसी दिया, लेकिन ये बात गलत है। सब बहुत सारे देशों का उसमें योगदान है। और चूंकि तीसरी दुनिया में डेमोक्रेसी जो है कॉलोनियलिज्म के बाद शुरू हुआ, 1945 के बाद शुरू हुआ, तो हमारे एक्सपीरियंस थोड़े नए हैं। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस नए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे एक्सपीरियंस बेकार हैं। मिसाल के तौर पर इंडियन डेमोक्रेसी को ले लीजिए। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी 1947 के बाद आई, 1952 में पहला चुनाव हुआ। इंग्लैंड में डेमोक्रेसी पहले आ गई थी, है ना। अमेरिका की डेमोक्रेसी और पुरानी है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो भारत की डेमोक्रेसी अमेरिका और इंग्लैंड के मुकाबले में थोड़ी बच्ची दिख रही है, दिख रही ना। लेकिन ये बच्ची डेमोक्रेसी जो दिख रही है तो इसके अपने गुण हैं। क्या गुण है? कितने बड़े वोटर्स की साइज है कि यूरोप की पूरी आबादी से भी ज्यादा है, अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन का 2 से 3 गुना ज्यादा है। हमारे यहाँ कितनी डाइवर्सिटी है, देखिए हमारे यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, दलित, है ना, ऊंची जाति, महिला, गरीब, अमीर, कितनी डाइवर्सिटी है। कन्याकुमारी, कश्मीर, गुजरात, आपको अरुणाचल प्रदेश, कितनी डाइवर्सिटी, कितनी अलग अलग है, खान पान, बोलियां, भाषा, है कि नहीं है। और दूसरी बात, पहले समझा जाता था कि डेमोक्रेसी वहीं कामयाब होगी जिस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यानी जिस देश में उद्योग और कारोबार बहुत विकसित हो गया है वहीं लोकतंत्र काम करेगा। जिस देश में लोग बहुत पढ़े लिखे हैं वहीं लोकतंत्र काम करेगा। जिस देश में लोग बहुत मालदार हैं वहीं डेमोक्रेसी काम करेगा। लेकिन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो कुछ लोगों को लगता था अरे यार डेमोक्रेसी क्या इंडिया में चल पाएगा, मुझे तो मुश्किल लग रहा है। यहाँ लोग इतने गरीब हैं, यहाँ लोग इतने अशिक्षित हैं, यहाँ लोग इतने बेरोजगार हैं,
यहाँ लोगों को कुछ समझ ही नहीं है, ये क्या डेमोक्रेसी अपना पाएंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन लोगों की जो लिगेसी थी, इसके वजह से डेमोक्रेसी अपनाई गई और सबको वोट देने का अधिकार दिया गया। जिस दलित को गांव में ऊंची जाति के मोहल्ले में जाने के बाद उसको बाहर किया जाता था, उसके साथ बुरा सुलूक किया जाता था, वो लोकतंत्र आने के बाद वो वोट देने के लिए लाइन में ऊंची जाति के साथ खड़ा हो सकता है और उसके वोट देने का अधिकार उतना ही है जितनी ऊंची जाति का है। रिक्शा चलाने वाला भी गांव के सबसे बड़े सेठ के साथ खड़ा हो सकता है। शहर का कोई मजदूर भी शहर का बहुत बड़े मालदार व्यक्ति के साथ खड़ा हो सकता है। घर में रोटी पकाने के लिए मजबूर करने वाली औरत भी आज मर्दों के साथ खड़ा होकर वोट डाल सकती है। हिंदू और मुसलमान के नाम पे झगड़ा जरूर हुए पार्टीशन के टाइम में, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो देश ने क्या तय किया कि हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। हिंदुओं को भी उतने ही अधिकार मिलेंगे जितने कि मुसलमानों को मिलेंगे, और ईसाइयों को भी उतने ही अधिकार मिलेंगे जितने सिखों को और बुद्धिस्टों को मिलेंगे। बिहार में रहने वाले किसी व्यक्ति को उतने ही अधिकार मिलेंगे जितने दिल्ली में रहने वालों को मिलेंगे। तो हमारे डेमोक्रेसी का भी तो एक्सपेरिमेंट जो हुआ है वो भी तो काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी 47 में आई, आपके यहाँ 100 साल पहले आ गई है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कोई अनुभव जो है वो बेकार हो गया। अभय कुमार आपके टीचर हैं, मैंने पॉलिटिकल साइंस मान लीजिए 10 साल पहले की, आप पॉलिटिकल साइंस BA MA अभी कर रहे हैं, तो ठीक है आप 10 साल मेरे से या 15 साल मेरे से छोटे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपको सोचने नहीं आ रहा है या आपको पॉलिटिकल साइंस समझ में नहीं आ रही है। आप भी वक्त गुजरने के साथ साथ मुझसे बेहतर टीचर बनेंगे, मुझसे बेहतर पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर बनेंगे। तो पहली बात मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें कभी भी सुपरियरिटी की फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हम महान हैं, अरे मेरी डेमोक्रेसी के आगे किसी की डेमोक्रेसी नहीं है, हम ही सबसे महान है। नहीं, डेमोक्रेसी जो है या दुनिया का कोई भी बेहतर जो संस्था है उसमें सब लोगों का योगदान है। मिसाल के तौर पे डेमोक्रेसी जो आज के दौर में हम देखते हैं कि सबको वोट देने का अधिकार है, पहले 200 या 300 साल पहले जो रिपब्लिकन सिस्टम था, गणराज्य व्यवस्था था, उसमें सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। पैसे वाले को वोट देने का अधिकार था जिनकी प्रॉपर्टी होती थी। फिर बाद में आंदोलन हुआ है ना, उसके बाद सबको वोटिंग के अधिकार मिला। अब देखिए, सबसे पहली बात, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का इंपॉर्टेंस होता है कि नहीं होता है, कि पॉलिटिकल पार्टीज होगी वही तो इलेक्शंस लड़ेगी, वही तो जनता में बेदारी पैदा करेगी। तो अमेरिका में पॉलिटिकल पार्टीज की अहमियत पे जोर दिया गया। तो अमेरिका का कंट्रीब्यूशन है कि दुनिया में डेमोक्रेसी के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी भी हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड ने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने के पूरे अधिकार दिए, है ना। तो न्यूजीलैंड का कंट्रीब्यूशन है कि महिलाओं को अधिकार दिया, और हमने भारत ने पहले दिन से ही महिलाओं को अधिकार दे दिया। तो हमने न्यूजीलैंड से सीखा, है ना। तो न्यूजीलैंड का योगदान महिला की बराबरी में हो गया। अमेरिका का योगदान हो गया कि आपको क्या है, आपको पॉलिटिकल पार्टीज का वहां पे क्या कहेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। बहुत सारे कंट्री यूरोप के हैं जहां पे इनकम को खत्म कर दिया गया। पहले था इनकम, मालदार लोग, जमींदार लोग और मालदार लोग ही वोट डालते थे, लेकिन पता नहीं यूरोप की एक कंट्री है, स्विट्जरलैंड या कोई और कंट्री है, वहां पे क्या था, उसने सबसे पहले वोटिंग करने के लिए जो प्रॉपर्टी का कंडीशन था उसको हटा दिया। तो उन लोगों ने सिखाया। अब हमारी डेमोक्रेसी का क्या इंपॉर्टेंस है, इंडियन डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंस है, इतनी गरीबी, इतनी बेरोजगारी और आर्थिक मामलों में इतना पिछड़ा होने के बाद भी, इतनी विविधता होने के बाद भी, इतनी रिलीजियस डाइवर्सिटी होने के बाद भी, इतनी जात पात के प्रॉब्लम होने के बाद भी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी कामयाब हुई है। 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उसको छोड़ दिया जाए साल या 200 साल, तो हमारे यहाँ लगातार इलेक्शंस हो रहे हैं। तो हमें भी सिखाना है, हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट है, इतनी बड़ी, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, फिर भी ये कामयाब रहा, है ना। नहीं तो अगर डेमोक्रेसी हमारे यहाँ, अगर इसका एक्सपेरिमेंट नहीं होता तो जो वंचित तबके होते, जो बहुजन और जो दलित होते, उनके अंदर में नाराजगी और बढ़ते जाती। लेकिन आज जो कमजोर तबका है वो सोच रहा है कि ठीक है, हमारे पास अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया, आज हमारे पास पैसा नहीं है, बड़े लोगों के पास सुविधाएं हैं, ठीक है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की जो आज जयंती है 14 अप्रैल, कम से कम बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान हमें दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिया है।
अरे वोट देने का अधिकार दिया है, तो हम रिजर्वेशन हमारे पास है, तो रिजर्वेशन से लेंगे एसपीडीएम, है ना, और वोट से लेंगे पीएमसीएम। चलो हमारे पास कुछ है, हम सरकारी स्कूल में ही जाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, लेकिन पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब मैं अभी पार्लियामेंट स्ट्रीट संसद मार्ग गया हुआ था, वहां पे अभी मैं घूम के आ रहा हूं, तो वहां पे बच्चे लोग आए हैं, इतने बड़े तादाद में छोटे छोटे बच्चे जय भीम का नारा लगा रहे हैं। और मैंने जाकर उनसे पूछा कि आप लोग क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा, मुझसे कहा बाबा साहब हैं तभी हम हैं, बाबा साहब नहीं होते तो हम कहीं नहीं होते। और एक जगह पोस्टर पर लिखा हुआ था कि किताबें पढ़ो, है ना, किताब पढ़ो, तो पढ़ना शिक्षा। और सबको लग रहा है कि भारत में ठीक है, कोई कार से आएगा कॉलेज में, हमारे पास कार नहीं है, हम बस से आएंगे, हम पैदल आएंगे, आधी रोटी खाएंगे, लेकिन हम पढ़ के हम भी आगे बढ़ेंगे। तो डेमोक्रेसी क्या है? गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, महिलाओं के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगाए हुए है कि नहीं ठीक है, कुछ भी नहीं है तो क्या है, जय भीम तो है, हमारे पास भारत का संविधान तो है, सबको बराबरी तो है, हम रेडी पटरी पर सब्जी बेचेंगे लेकिन भी बच्ची को पढ़ाएंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे डेमोक्रेसी का भी हमारे डेमोक्रेसी के अंदर में भी कुछ सीखने की चीज है। तो मेरे कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी जो है वो किसी एक देश ने किसी को गिफ्ट नहीं दिया है, ओह टेक इट, दिस इज डेमोक्रेसी। नहीं, डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने में सारे कंट्रीज का रोल है, और अभी इसको अभी और आगे बढ़ना है, क्योंकि डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं उसको कई बार क्या होता है, पैसे वाले लोग उसके पांव को काट देते हैं, काट नहीं देते हैं। वोट देने का अधिकार सबको है, इलेक्शंस लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन पैसे वाले जीत जाते हैं और जो पैसे वाले नहीं होते वो हार जाते हैं। तो लोकतंत्र तो है, बस तो हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने दे दिया कि ये बस है, सब बैठ सकते हैं, लेकिन आप जब बस में घुसते हो तो ऑलरेडी अमीर लोग किसी तरह से घपले करके सीट रिजर्व कर ली, आपको सीट नहीं मिल रही है। तो डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, बस तो है, लेकिन बस में पिछड़ों को और दलितों को, महिलाओं को, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, दबे कुचलों को, वंचितों को, पिछड़ों को, ओबीसी को सीट नहीं मिल पा रही है। जो 10 या 15% ऊपर बैठे हुए लोग हैं वही ज्यादातर सीट पे क्या कर रुमाल फेंक दे रहे हैं, है ना, और तौलिया रख दे रहे हैं, सीट रिजर्व 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 नहीं है इसमें सीट, निकलो निकलो निकलो, है ना। तो हमें लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए भी काम करना है। और आज अंबेडकर जी की जो रैली थी, वहां पे जो लोग जाके उसको सुन रहे हैं या वहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जय भीम का नारा दे रहे हैं, वो लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है, लोकतंत्र है क्या? किसी को लगता है कि लोकतंत्र में जब तक गरीबों को, मजदूरों को अधिकार नहीं मिलेंगे, वंचितों को अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक लोकतंत्र कामयाब नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली बात याद रखिए कि लोकतंत्र के बारे में लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, लोकतंत्र के अलग अलग डिफिनेशन हैं। किसी के लिए लोकतंत्र का मतलब है कि जब तक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति, जब तक उसको घर न मिल जाता, जब तक उसको इज्जत न मिल जाती, जब उसको बराबरी न मिल जाएगी, तब तक हम डेमोक्रेसी को कामयाब नहीं मानेंगे। किसी के लिए डेमोक्रेसी का मतलब है कि जब तक दलित इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है, जब तक दलितों को बराबर का सम्मान नहीं मिलता, तब तक इस लोकतंत्र हम इसको पूरा नहीं मानेंगे। किसी के लिए लोकतंत्र के लिए कि जब महिलाएं चूल्हा चक्की के लिए जिस तरह से उनको घर में, किचन में उनको दबाया जाता है, इससे निकल के अपनी मन मर्जी के मुताबिक, अपनी इच्छा के मुताबिक लोकतंत्र में जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। तो डेमोक्रेसी को लेकर लोगों की अलग अलग राय हैं, लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं, लोगों के अलग अलग डेफिनेशन है। आपके लिए डेमोक्रेसी का क्या मतलब है बताइए? आप कब मानेंगे? आपके लिए बेहतर डेमोक्रेसी क्या है बताइए? ठीक है, इनके लिए जब सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, है ना, इस क्लास में सब लोगों को आए, और ये नहीं हो कि किसी के पास पैसा नहीं है तो बगैर नाश्ता किए हुए क्लास में बैठा हुआ है, और कोई इंसान जो है एक बटन दबाता है तो उसके लिए खाना जो ऑर्डर होके आ जाता है यहाँ पे। तो इक्वालिटी होनी चाहिए। आपके लिए डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मिसाल के तौर पर महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं है, महिलाएं नहीं हैं पार्लियामेंट में। महिलाएं जब आधी आबादी हैं तो पार्लियामेंट की आधी सीटों पे तो होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है, थोड़े से कोने में बैठा दिया, हाँ बैठिए बैठिए बैठिए, दिखाने के लिए, है ना। तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि वीमेन इंपावरमेंट जब तक नहीं होगा तब तक डेमोक्रेसी मुकम्मल नहीं मानी जाएगी। आपके लिए डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? सभी को बोलने का अधिकार, बोलने का। अब क्या होता है, आजकल आप सरकार की आलोचना करोगे तो उधर से फोन आएगा थाने से, भैया बहुत सरकार की आलोचना कर रहे हो, आ जाओ थाने में, जरा तुमसे तुम्हारा नाम पता पूछना है।
तो बोलने के कई लोगों को जेल डाल दिया जा रहा है। आपके लिए डेमोक्रेसी का क्या मतलब है बताइए? सभी के लिए समान अधिकार, जिसके लिए दलित लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई हम भी इंसान हैं, तो हमारे साथ छुआछूत क्यों है? जानवर जो है उसको आप टच कर सकते हैं तो आप पोल्यूट नहीं होते हैं, लेकिन इंसान को अपने घर में आप चाय पिला देते हैं तो आपको बड़ी परेशानी हो जाती है ना। वही दलित जो है खेत में मजदूरी करता है, गेहूं धान जो है उसको पैदा करता है, टोकरी बनाता है, जूते बनाता है, कपड़े बनाता है, फर्नीचर बनाता है, तो उस फर्नीचर को आप अपने घर में लगा लेते हो तो छुआछूत नहीं होता है। वही दलित घर बनाता है, मंदिर बनाता है, आपको कोई छुआछूत नहीं होता है। लेकिन एक बार मंदिर बन जाता है और घर बन जाता है, फिर कोई दलित आता है तो आप क्या कहते हैं? थोड़ा भाई साहब कल आना, आज छोड़ दो, है ना। आपके लिए क्या मतलब है लोकतंत्र का? सबको लिबर्टी मिले, बराबरी मिले, लिबर्टी मिले। आपके लिए क्या है? सबको वोट देने का अधिकार हो, सबको पार्टिसिपेशन का अधिकार हो, वो तो है। अपनी पसंद की पार्टी को, मैंने इनके कहने का मतलब है कि हम वोट तो डालते हैं, नहीं, इनकी बात का मतलब ये है कि हम वोट डालते हैं, लेकिन कई बार हमारे वोट की अहमियत नहीं रहती है। जैसे मान लीजिए कि इस एरिया से ये वोट डाल रही हैं, ये बहुत ही ईमानदार कैंडिडेट है, मान लीजिए ये शिक्षक हैं या टीचर हैं, इन्होंने इलेक्शंस लड़ा मान लीजिए साउथ दिल्ली से, और ये सोच रहे हैं कि इनके जैसा पढ़ा लिखा ईमानदार व्यक्ति चुन के आए, तो इनको वोट देती हैं, लेकिन जीत जाता है वो जिसके पास पैसा ज्यादा होता है, तो इनके वोट की तो कोई अहमियत नहीं हुई, है ना। कई बार क्या होता है कि वोट में हमारे यहाँ जो फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है कि एक ही जीतता है, बाकी लोग सब हार जाते हैं। एक जीता, एक सिकंदर, बाकी कुछ नहीं। मान लीजिए ये जीत गई, इनको टोटल 100 वोट मान लो टोटल है, इनको आया 51 तो ये जीत गई, और किसी को 49 आया तो हार गया। तो 49 के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, उनके वोट की क्या कीमत हुई? तो लोकतंत्र के अलग अलग माने हैं, लोकतंत्र के अलग अलग डेफिनेशन है, लोगों के एस्पिरेशन अलग है, और यही चीज है मूल चीज जो आपको पॉलिटिकल साइंस में आगे पढ़ना है, रिसर्च करना है।